नमस्कार दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज होली की जो त्यौहार है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो इस त्यौहार पर मुझे कई मित्रों ने, कई दोस्तों ने फ़ोन कॉल मैसेजेस किए थे। तो उनमें से कई विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर, एक साइकोलॉजी में नया टॉपिक जुड़ा है, सीखने के प्रतिफल, और ये हमें मिल भी नहीं रहा है। तो देखिए, सीखने का प्रतिफल क्या होता है इसके बारे में अपन समझेंगे। ये देखिए, आपको सही बताऊं तो ये मैटर हर किसी के पास उपलब्धि नहीं है। गाइड वगैरह में इसमें नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ना ही ये किसी कोर्स में चलता है। ये भी नहीं है कि ये किसी कोर्स में चलता है कि छठी, आठवीं, नौवीं, 10वीं। ये शिक्षकों को पढ़ाने का कोर्स है एक, मतलब ये देखो, आप देख रहे हो ना, NCERT से प्राप्त सीखने के प्रतिफल, और एक है NCERT और SIERT। ये SIERT जो है, ये जो संस्था है मित्रों, ये उदयपुर में है। और इस संस्थान का मुख्य कार्य होता है कि कक्षा 6 से 8 तक के जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण देना। तो उनके पास, उन शिक्षकों के पास, उन विद्यालयों में 2017 और 18 में एक छोटी सी पुस्तिका भेजी थी गवर्नमेंट के माध्यम से, मतलब सरकार ने छपवाई थी कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, सीखने का प्रतिफल क्या होता है। तो ये कोर्सेज में नहीं मिलती हर किसी में। मैंने 2 4 5 शिक्षकों से बातचीत करके और फिर उनसे आपके लिए उपलब्ध करवाया है। तो ये देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में अपन समझेंगे कि सीखने का प्रतिफल होता क्या है। तो देखिए मित्रों, सीखने का प्रतिफल, इसमें मतलब क्या होता है। एक तो कोई भी चैप्टर होता है, कोई भी अपन पाठ पढ़ते हैं, ठीक है। वो पाठ है, शिक्षक क्यों पढ़ाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, शिक्षक का क्या लक्ष्य है, क्या चाहता है शिक्षक अपन से, क्यों पढ़ाएगा ये। आ रही है बात समझ में। शिक्षक कोई भी पाठ अगर पढ़ाएगा तो उसके पीछे इसका लक्ष्य क्या है। उन वो जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को शिक्षक क्या करेगा, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेगा। क्या करेगा, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेगा। वो छोटे छोटे खंड इस प्रकार से होंगे, जैसे अपन बीएड करते थे तो अपने सामने आते थे ना, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोगी, कौशलात्मक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उन छोटे छोटे उद्देश्यों में ये पूरे लक्ष्य को क्या कर लेगा, डिवाइडेशन कर लेगा, मतलब विभाजित कर देगा। छोटे छोटे भागों में सारे लक्ष्यों को विभाजित कर देगा, ठीक है। फिर शिक्षक ये देखेगा कि अपन ने जो लक्ष्य निर्धारण किया है, तो ये जो पाठ पढ़ाया है, इस पाठ पढ़ाने के लिए, मतलब समझो कि जैसे शिक्षक ने अरावली का पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अरावली का कोई चैप्टर पढ़ाया। तो अरावली के पाठ को बच्चों ने कहाँ तक समझा, और ये पाठ बच्चों के लिए कहाँ तक उपयोगी है। समझ रहे हो ना बात को, ये पाठ बच्चों के लिए कहाँ तक उपयोगी है, यानी उच्च कक्षाओं में इस पाठ से संबंधित बच्चों के लिए क्या सहायता मिलेगी, क्यों पढ़ रहे हैं ये बच्चे, और क्यों मैं इनको पढ़ा रहा हूँ। तो फिर बाद में इन ये लक्ष्य जब छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर देगा इसको, तो बाद में इसका प्रतिफल क्या होगा। तो प्रतिफल में ये प्रक्रिया देखेगा छात्रों के प्रति कि इसमें गुणात्मक, यानी कितने हद तक इन्होंने पाठ को समझा है, कितने को इसने पूरा जो पाठ है इसको याद किया है, समझने की कोशिश की है, और कहाँ तक इसमें ये गुण पैदा हुए हैं बच्चों में सीखने के, इनसे संबंधित। और माता पिता होते हैं, उन्होंने भी बच्चों पर कितने प्रतिशत मतलब ध्यान दिया है, यानी पढ़ाई पर ध्यान दिया है कि नहीं दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रतिफल होता है, ये प्रतिफल मित्रों छात्र केंद्रित होता है, क्योंकि प्रतिफल में अपन क्या करते हैं, छात्र को जो भी पढ़ाते हैं उससे संबंधित उस पाठ का क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट या फिर छोटी परीक्षा का आयोजन करेंगे, उसमें बच्चे ने कहाँ तक सीखा उस बात को, तो उसमें इसका क्या करेंगे, अपन मापन करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, मापन करेंगे। तो ये प्रतिफल होता है वो छात्र से संबंधित होता है, और जबकि ये लक्ष्य और छोटे छोटे जो उद्देश्य होते हैं वो शिक्षक केंद्रित होते हैं। तो इस प्रकार से अपन इस बात को अपन समझ सकते हैं कि सीखने के प्रतिफल मतलब बच्चे ने कहाँ तक इस बात को सीखा है, कहाँ तक हृदयंगम किया है। सरल भाषा में अगर कहें तो एक यूं कह सकते हैं अपन, आप ये देख सकते हो, देखो दोनों पुस्तकें हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के सीखने के लिए, मतलब 6 से 8 तक, ये प्राथमिक स्तर के, ये दोनों पुस्तकें हैं। वो ISCERT है, जो SICERT उदयपुर, ये जो संस्था निकालती है। पूछी भी जा सकते हैं, ये प्रश्न यहाँ से उठ सकता है एग्जाम में कि ये सीखने का प्रतिफल है वो किस संस्थान के द्वारा पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो SIERT, इस नाम को अच्छे से याद रखना, ठीक है। 2 पुस्तकें निकाली जाती हैं, और ये जो चैप्टर है अपना सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, ये क्या है। अब देखिए, बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। देखो, प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानने और उसके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधित प्रगति पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। मतलब प्रत्येक कक्षा, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों के सीखने के बारे में, कि विद्यार्थी कैसे सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कि सीखने के बारे में जानना। शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जानना, मतलब कोई टेस्ट वगैरह
लेना, यानी बच्चा सीखा उसका मापन करना, और उसके बाद में उसके अनुसार ही बच्चों के यानी बच्चे किस स्तर तक सीख रहे हैं उसके अनुसार बच्चों के सीखने संबंधी उसकी प्रगति पर नज़र बनाए रखना। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, उसकी प्रगति यानी कहाँ तक उन्होंने पाठ को सीखा है, प्रगति पर नज़र बनाए रखने की अपने को ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षकों को कुछ मानदंड उपलब्ध कराए गए हैं, यानी शिक्षकों को कुछ तरीके बताए गए हैं कि आप इस प्रकार से बच्चों से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक बच्चे ने सीखा है, करवाया जाए। उसकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन किया जा सकता है। उन जो मानदंड शिक्षक को बताए गए हैं सरकार के द्वारा, उनसे उपलब्ध करवाए गए मानदंडों की सहायता लेकर के अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन यानी मापन है वो बच्चे का किया जा सकता है कि बच्चा किस स्तर तक पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, किस स्तर तक सीख रहा है, ये सीख क्यों नहीं रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, या दूसरी विधि का उपयोग किया जाए। दूसरा पॉइंट देखिए, सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए, यानी लगातार होना चाहिए सीखने में, सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, शिक्षक तो है ही हम मुख्य कड़ी है, परंतु उससे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी और साथ साथ में बच्चे के अभिभावकों को यह जानना आवश्यक होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि बच्चे ने सटीक रूप से शिक्षा में क्या सीखा है, कि सही तरीके में वास्तव में बच्चे ने क्या सीखा है, और इन्हीं मानदंडों को सीखने के प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सीखने का प्रतिफल की परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं कि सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं और साथ साथ में उनके अभिभावकों को यह जानना बहुत आवश्यक है कि बच्चे ने सटीक रूप से कक्षा में कहाँ तक सीखा है, यानी क्या सीखा है, सटीक रूप से बच्चे ने कक्षा में क्या सीखा है, कि जो पढ़ाया वो पूरा सीखा है या आधा सीखा है या कुछ भी नहीं सीखा है, या कितने प्रतिशत तक सीखा। इन मानदंडों को जांचना ही सीखने के प्रतिफल के रूप में अपन परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात जो कुछ भी बच्चे ने सीखा है वो उसके जांचने अथवा उस परिणाम को देखने, यानी मतलब बच्चे का टेस्ट लेने और उनके मानदंड को अधिगम प्रतिफल के रूप में देखा जा सकता है, यानी अधिगम मतलब सीखा कहाँ तक है, उसके प्रतिफल के रूप में अपन देख सकते हैं कि वास्तव में इसने कहाँ तक पाठ को याद किया है, कहाँ तक इसने अधिगम से संबंधित है सफलता प्राप्त की है। ये बात आई बात समझ में यहाँ तक। आगे देखिए, सीखने के प्रतिफल की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये जो चैप्टर मित्रों वैसे साइकोलॉजी में जोड़ा गया है, वो जो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है ना, उसके अनुसार देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वयन के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी की गुणवत्तायुक्त शिक्षा को सुनिश्चित किया गया है। गुणवत्तायुक्त मतलब बच्चे ने कहाँ तक सीखा है, कहाँ तक इसके मतलब आगे जीवन में ये मतलब काम आएगी कि नहीं आएगा, समझ रहे हो ना बात को, मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। शिक्षा को इस प्रकार से बनाया गया है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास ही होना चाहिए इसका। ये नहीं है कि रट्टा प्रणाली बना दी कि शिक्षा बस बच्चे किताबों को रट लें, नहीं, इसको मतलब समझे तरीके से हर तरीके से उसका बच्चे का विकास होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये जोड़ा गया है। आयु के अनुसार, आयु के अनुरूप अपेक्षित स्तर, यानी जैसे बच्चे की आयु होगी उसके स्तर के अनुसार उसमें कौशल के विकास करना और उन कौशलों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा को परिभाषित करने हेतु ये सीखने के प्रतिफल जोड़े गए हैं। आयु के अनुसार बच्चे के स्तर के अनुसार उसमें वो कौशल उसमें प्रतिफल किए जाए, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की सटीक जांच हो, तो यानी शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सटीक जांच भी होनी चाहिए इसमें। सीखने के प्रतिफल में जो बच्चे ने सीखा है उसकी सटीक जांच होनी चाहिए, ये नहीं है कि मतलब खानापूर्ति हो जाए। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक आकांक्षाओं की क्रियान्वयन हेतु समन्वित प्रयास के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर तक शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं उनको क्रियान्वयन किया जाए, और इस हेतु समन्वित एक लगातार एक प्रयास शामिल किया गया है। राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर उच्च पायदान पर अवस्थित करने के प्रयास में क्रम है, यानी अपना जो स्टेट है, अपना जो राज्य है, उसमें शिक्षा के स्तर में कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का स्तर वो मतलब पूरे राष्ट्र में एक उच्च पायदान पर होना चाहिए, यानी सारे बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए, उसकी व्यवस्था इसमें की गई है। सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या है, यानी इनको क्यों जोड़ा गया है, उद्देश्य मतलब क्यों जोड़ा है, क्या रीजन क्या है। तो देखो, अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षण की व्यवस्था करना सरकार का मुख्य दायित्व है। दूसरा है बालकों के सीखने एवं निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना, यानी बालकों को सीखने पर, यानी बालकों ने कहाँ तक सीखा है, उनकी निरंतर प्रगति, यानी उन्होंने कहाँ तक प्रगति की है। एक तो जैसे स्कूलों में रखते हैं ना, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, फिर अर्धवार्षिक परीक्षा, फिर वार्षिक परीक्षा, तो बालकों को सीखा है, यानी पहला जब टेस्ट विद्यालय में रखा जाता है तो उसका रीज़न यही होता है 1 या 2 चैप्टर इसमें जोड़े जाते हैं, यानी बच्चों ने इन 2 को याद किया कि नहीं किया।
फिर 2 होते हैं, इसमें 5 चैप्टर कर दिए जाते हैं, 5 पाठ हो जाते हैं। फिर अर्धवार्षिक में आधा कोर्स शामिल होता है, यानी अर्धवार्षिक आधा वर्ष होता है ना, तो आधा कोर्स इसमें शामिल हो जाता है। फिर एक वार्षिक परीक्षा। तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि बालकों को सीखने की निरंतर प्रगति को जांचने के लिए मानदंड तय करना, कि निरंतर प्रगति को जांचने के लिए मानदंड तय होने चाहिए, कि समय समय पर बच्चों के टेस्ट वगैरह होने चाहिए। विषय की प्रकृति, विशेषताएं और पेडागोजी, पेडागोजी मतलब साइकोलॉजी, एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से समझना होगा कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, बच्चों में कौन कौन सी विशेषताएं पैदा हो रही हैं, मतलब किस स्तर तक वो समझ में आ रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कोई सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीके से उसको पढ़ाने के लिए। तो बच्चों की साइकोलॉजी की जाँच करने के साथ साथ उनका मतलब मानसिक स्तर जाँचने को समन्वित रूप से समझने की आवश्यकता है। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास, यानी शिक्षण की गुणवत्ता में लगातार प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को हो सके उतना सरल तरीके से समझाया जाए, पढ़ाया जाए। शिक्षण को विषय तक सीमित न रख करके, यानी शिक्षण को एक विषय तक सीमित न रख करके विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के प्रयास हेतु जीवन कौशल में विकसित होना चाहिए, यानी भावी जीवन में उनको शिक्षा उपयोगी है या नहीं है, या इनको क्यों पढ़ाया जा रहा है ये पाठ, इसको ध्यान में रखते हुए मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है शिक्षा में। और यही प्रयास है वो जीवन कौशल को विकसित करना है, यही प्रयास उसके जीवन कौशल को विकसित करना है कि भावी जीवन में इसके लिए कहाँ तक ये उपयोगी होगी। विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को सजग एवं जागरूक बनाने हेतु, यानी अभिभावक होते हैं वो बच्चों पर बहुत ही कम गाँवों में क्या है कि ध्यान नहीं देते हैं। स्कूल में बच्चे को भेज देते हैं, घर आकर के बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो विद्यार्थी के सीखने के संदर्भ में अभिभावकों को सजग यानी सतर्क करना होगा और उनको जागरूक बनाने हेतु एवं उपलब्धि एवं प्रगति को शिक्षक के द्वारा अभिभावकों से साझा करना होगा, यानी उनके विद्यार्थियों के जो माता पिता हैं उनको भी सतर्क करना होगा, उनको भी समझाना होगा कि बच्चों को घर पर भी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब सीखने के प्रतिफल की विशेषताएं क्या क्या है, यानी ये इनकी विशेषताएं। प्रत्येक जो विषय होता है इसके अंतर्गत विषय परिवेश में विषय की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है, यानी विषय की प्रकृति जो है उस पर संक्षिप्त रूप से समझाया गया है। कि इसके बाद में पाठ्यचर्या अपेक्षाएं दी गई है, यानी पाठ की जो अपेक्षाएं वो दी गई हैं, जो एक प्रकार से वे दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें विद्यार्थियों को एक समय अंतराल में अर्जित करने होते हैं, यानी एक समय अंतराल दे दिया जाता है, उसके बाद में वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। कक्षावार, यानी प्रत्येक कक्षावार परिभाषित सीखने के प्रतिफल प्रक्रिया पर आधारित है। ये प्रतिफल एक प्रकार से जांच बिंदु जो गुणवत्ता एवं मात्रात्मक रूप से किया जा सकते हैं, मतलब बच्चों ने जो प्रतिफल कहाँ तक अध्ययन अधिगम किया है, कहाँ तक सीखा है, वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक, दोनों तरीके के प्रतिफल होते हैं। पूछा जा सकता है कि सीखने के प्रतिफल किस प्रकार के होते हैं, गुणात्मक या मात्रात्मक, तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, ये पॉइंट अच्छा है। ये जो प्रतिफल हैं वो बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अपेक्षित संपूर्ण सीखने के अनुसार बच्चों के प्रगति का आकलन करने में भी मदद करते हैं, यानी बच्चों की प्रगति का आकलन करने में ये मदद करते हैं कि बच्चों ने कहाँ तक अधिगम किया है, कहाँ तक सीखा है। पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के अनुसार सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि को समझ के लिए शिक्षकों की मदद हेतु प्रतिफलों के साथ साथ सीखने सिखाने पेडागोजिकल प्रोसेस की प्रक्रिया भी इसमें सुझाई गई है, यानी बच्चों को कहाँ तक शिक्षक ने सिखाया है, किस तरीके से बच्चों ने कहाँ तक इसको सीखा है, पाठ को समझा है। संदर्भगत संसाधनों सीखने के प्रतिफल जैसे बुकलेट है, पोस्टर है, लिफलेट है, प्रश्न कोश है और सीखने की उपयुक्त जो प्रक्रियाओं के द्वारा शिक्षक एक समावेशी कक्षा के विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप वैविध्यपूर्ण अवसरों स्थितियों का निर्माण करना होता है। शिक्षक संसाधनों की उपलब्धता और स्थानीय संदर्भ के अनुसार प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों अपना सकते हैं, यानी शिक्षक होता है जो विद्यालय में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनको उसको स्थानीय संदर्भ के अनुसार, यानी स्थानीय भौगोलिक स्थिति, स्थानीय कल्चर है, उसके अनुसार उनकी प्रक्रियाओं को ज्यों का त्यों उनको अपना सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं और बच्चों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। अन्य प्रक्रियाओं को अपने क्षेत्र परिस्थिति के संदर्भ में भी रच सकते हैं, यानी अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको भी अपनी परिस्थिति के संदर्भ में उसको उपयोग में ले सकते हैं। प्रत्येक विषय में परिभाषित सीखने के प्रतिफल विषयों की अंतः एवं आंतरिक जटिलता, यानी विषय जो कठिन विषय होते हैं उनको सिखाने के लिए शिक्षक के द्वारा उसकी आंतरिक जटिलताओं और अवस्थाओं के संदर्भ में आपस में वो वर्तालुकर रूप में भी जुड़े हुए रहते हैं। कक्षावार जो सामग्री को पृथक पृथक न देख करके एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लक्ष्य प्राप्ति में पूर्णतया परिप्रेक्ष्य में ये सार्थक रहेगा, यानी कक्षावार सामग्री जो होती है उसको पृथक पृथक अलग अलग उपयोग में नहीं करके बल्कि बच्चे के संपूर्ण विकास के रूप में उसको लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोग में किया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है।
पाठ्यचर्या विषयों के सीखने के प्रतिफलों के प्रत्येक मानदंड में उस विषय से संबंधित कुछ अतिरिक्त विशिष्ट दिशा निर्देशन दिए गए हैं ताकि विभिन्न विशेषज्ञों जन श्रेणी के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सकता है। यदि आवश्यकता हो तो सीखने के प्रतिफलों को अत्यधिक संज्ञानात्मक, कठिन यानी बौद्धिक रूप से चुनौती वाले बच्चों हेतु लचीला भी बनाया जा सकता है। सामग्री का विवरण कैसे होता है देखिए। सीखने के प्रतिफलों में पुस्तिका को शिक्षकों, प्रशिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यालय हेतु तैयार किया गया है। यानी ये जो सीखने के प्रतिफल जो पुस्तिका है वो प्रशिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए और विद्यालय हेतु इसको तैयार किया गया है। इसमें सामग्री निम्नानुसार है, यानी इसमें सामग्री कौन कौन सी है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के प्रतिफल पर आधारित पुस्तिका कौन सी है। इसमें सामग्री देखिए, पहली है सीखने के प्रतिफल को गतिविधियों के साथ दर्शाया जाए, यानी गतिविधि दर्शाई जाए सीखने के प्रतिफल के साथ में कि बच्चे किस प्रकार से सीख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सीखने के प्रतिफल के लिए एक विशेष प्रयास किया गया है। अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, पर्यावरण अध्ययन विषय सामग्री दी गई है। इसमें विषय की प्रकृति, पाठ्यचर्या की विशेषताएं दी गई है। इस हेतु सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं सीखने के प्रतिफल को समन्वित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि सीखने का जो तरीका वो किस प्रकार से बच्चा इसको सीख सकता है पाठ्यपुस्तक में दी गई सामग्री को। उच्च प्राथमिक स्तर है उनके लिए यह निर्धारित किया गया है। यह पुस्तिका कक्षा स्तर के बालकों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यानी बौद्धिक स्तर, बच्चों का बुद्धि का विकास, मतलब कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनका मानसिक विकास थोड़ा सा हो जाता है, जैसे प्राइमरी कक्षा है उसके बजाय उच्च प्राथमिक जो कक्षा के बच्चे हैं उनका मानसिक विकास के स्तर को ध्यान में रख करके पुस्तिका को तैयार किया गया है। भावात्मक जुड़ाव किया गया है। उत्सुकता, परिवेशीय समझ, विश्लेषण करना, सृजनात्मकता, तार्किकता आदि दक्षताओं की प्राप्ति हो सके। अंग्रेजी, हिंदी, गणित, उर्दू, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये पुस्तिकाएं चलती हैं। विद्यालय परिसर में प्रदर्शित करने हेतु सीखने के प्रतिफल आधारित कक्षा और पोस्टर भी लगाए गए हैं। आप देखते होंगे कि कक्षा 6 से 8 तक या कक्षा 1 से 5 तक है, उसमें क्या है कि चित्र वगैरह बनाए हुए रहते हैं। माता पिता, अभिभावक, संरक्षक, सामुदायिक सदस्य के लिए सीखने के प्रतिफल आधारित लीफलेट या ब्रोशर दिए गए। गुणवत्ता एवं शिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास एवं उत्तरदायी बनाने हेतु लीफलेट ब्रोशर का निर्माण है वो भी किया गया है। सीखने के प्रतिफल की प्रक्रिया SIQE-CE के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षण गतिविधियों पर आधारित अधिगम तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समन्वित क्रियान्वयन द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु इसमें प्रयास है वो, यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास किया गया। यानी बच्चों का चारों तरफ का विकास होना चाहिए, न कि सिर्फ उसको शैक्षिक ही विकास हो सके। निर्धारित जो आंकलन है उसके सूचकों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का भी इसमें आंकलन किया गया, यानी मापन किया गया है। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित सीखने के प्रतिफल शिक्षण एवं आकलन की प्रक्रिया का दीर्घकालिक उपकरण इसमें दर्शाया गया है। तो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या बताया गया, देखिए, आकलन सूचकों की जो सहायता से सतत आकलन के द्वारा पुष्टि करते हुए सीखने को सुनिश्चित करना, यानी बच्चे कहाँ तक इसमें सीख रहे हैं। बात सरल भाषा में अगर समझाई जाए तो यहीं तक है कि आकलन यानी अपन जो मापन करते हैं, बच्चे का टेस्ट वगैरह लेते हैं, इसमें सूचकों की सहायता है तो सतत आकलन के द्वारा पुष्टि करते हुए सीखने को सुनिश्चित करना कि बच्चा कहाँ तक सीखा है, तथा मानदंड के रूप में सीखने के प्रतिफल के आधार पर समग्र रूप से जांचना ताकि संपूर्ण सीखना संभव हो सके। समग्र रूप से बच्चे का जांच करना चाहिए, पूरे पाठ्यक्रम का एक अंत में टेस्ट लिया जाना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण सीखना बच्चे को समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ तक बच्चे ने सीखा है, संपूर्ण सीख लिया है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षण के साथ साथ समय समय पर सीखने के प्रतिफल पुस्तिका का अवलोकन करते हुए उनकी प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। यानी बीच बीच में इस पुस्तक में जो बातें समझाई गई हैं उसका प्रयोग बच्चों पर करना चाहिए। विभिन्न जांच परख के प्रश्न पत्र निर्माण में इनका समावेश किया जाना चाहिए। कक्षावार निर्धारित कुछ सीखने के प्रतिफल राज्य की संबंधित कक्षा की पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध न होकर अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है, जिसका संदर्भ विवरण लर्निंग आउटकम्स पुस्तिका में यथास्थान दिया गया है। यानी इस पॉइंट में यह कहना चाह रहा है कि कक्षावार निर्धारित कुछ सीखने के प्रतिफल राज्य से संबंधित कक्षा की पाठ्य पुस्तक जो है उसमें उपलब्ध हो या ना हो, परंतु अन्यत्र भी ये उपलब्ध हो सकता है। यानी मतलब कक्षा 6 से 8 तक जो सामाजिक पुस्तकें जोड़ी गई हैं उनमें ये उपलब्ध नहीं होकर के अन्य जगह से अलग से भी इस पुस्तिका का वितरण किया जा सकता है। इस संदर्भ में ही ये लर्निंग आउटकम पुस्तिका यथास्थान दिया गया है। इसमें मूल्यांकन देखिए, अंत में सीखने के प्रतिफल का कोई प्रत्यक्ष से दस्तावेज संधारित नहीं किया गया है, यानी प्रत्यक्ष से कोई दस्तावेज निर्धारित इसमें नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि सीखने के प्रतिफल पर कार्य करना वर्तालुकार प्रक्रिया है।
वर्तालुकार प्रक्रिया का आज से मतलब क्या होता है कि अधिगम प्रक्रिया से मूल्यांकन तक पहुंचा, चाहे यानी अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया से मूल्यांकन मतलब अंतिम अपन जांच करते हैं, टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, वहां तक पहुंचा जाए। न्यूनतम अधिगम क्षेत्र का पता लगाकर पुनः यानी क्यों नहीं सीखा है, न्यूनतम अधिगम का पता लगाकर पुनः शिक्षण करवाया जाए, यानी दोबारा पाठ पढ़ाया जाए बच्चे को। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाए जब तक सीखने के प्रतिफल पूर्ण रूप से, जब तक बच्चा पूर्ण रूप से उस पाठ को समझ नहीं लेता है, सीख नहीं लेता है, तब तक उस पाठ को पढ़ाना चाहिए शिक्षक को। सत्र पर्यंत यानी पूरे वर्ष सतत जांच होनी चाहिए। जांचे जाने वाले आकलन सूचक सीखने के प्रतिफल के आधार के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS के साथ ही समाप्त होने वाली न होकर के कक्षागत शिक्षण में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कक्षागत शिक्षण में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है सीखने के प्रतिफल। तो आई बात समझ में, सीखने के प्रतिफल का सरल भाषा में ये मतलब है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा है और अगर पूरा उसने क्यों नहीं सीखा है उसकी जांच करना ही शिक्षक का मुख्य इसमें कर्तव्य है। शिक्षक के साथ साथ शिक्षकों को ये भी दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं कि बच्चे के अभिभावकों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, उनको भी बच्चे के बारे में बताया जा सकता है कि आपका बच्चा घर में जाकर के क्यों नहीं पढ़ता है, आपको उसको पढ़ाना चाहिए। ये बातें इसमें बताई गई है। आशा करता हूँ कि सारी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है ये तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।